क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएनए का द्विकुंडलनी संरचना। डीएनए का द्विकुंडलनी डीएनए का द्विकुंडलनी संरचना या डीएनए की आणविक संरचना भी इसको बोलते हैं, या इसको कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डबल हेलिक्स क्या है। द्विकुंडलनी यानी इससे पहले हम लोग क्लास में आपसे चर्चा किए थे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के विषय में। फिर से एक बार देखेंगे आप लोग। शुगर प्लस, मैंने आपको बताया था कि डीएनए के जो घटक होते हैं या आरएनए का जो घटक होता है 3 होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस प्लस फास्फेट ग्रुप। शुगर नाइट्रोजनी बेस जब मिलता है तो इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड, और ये तीनों जब मिलता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप मिल जाता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन जब होता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोली जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो अगर हम बात करें, कई बार आपसे चर्चा के दौरान वार्तालाप हुई है जिसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है जो आरएनए और डीएनए होता है। तो आरएनए हो चाहे डीएनए, सब में जो न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी हम लोग कह लें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो एक ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। इसको हम सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं, सिंगल हेलिक्स बोलते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, यह सिंगल स्ट्रैंड चाहे आरएनए में हो चाहे डीएनए में। अब आरएनए और डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है वो बनता कैसे है? फास्फेट ग्रुप होता है और फास्फेट से शुगर जुड़ता है, और शुगर से ही बॉन्डिंग के प्रोसेस होता है प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार के द्वारा होता है। तो यहाँ हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार की बात करें तो यहाँ बेस हम ऐसे लिख लें, फिर आपका फास्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर बेस। यहाँ बी मैं बेस के लिए लिख रहा हूँ। एक आपको तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है, शुगर का फास्फेट से और फास्फेट का नाइट्रोजनी बेस से, और नाइट्रोजनी बेस जो होता है इस तरह से आपका एक सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है। शुगर के बाद फिर फास्फेट, फास्फेट के बाद फिर शुगर, और शुगर से फिर बेस। तो इस तरह से आपका एक स्टेप बन गया या सिंगल हेलिक्स बन गया। वही हम दूसरे हेलिक्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर दूसरा हेलिक्स बना लेते हैं। शुगर, फिर ये फास्फेट, और फास्फेट से फिर शुगर, शुगर से फिर बेस जुड़ा। यहाँ पर देख रहे हैं आप डायग्राम में, शुगर के बाद फिर फास्फेट, फास्फेट के बाद फिर शुगर, और शुगर से फिर बेस जुड़ा। फिर शुगर के बाद फास्फेट, ग्लूकोज, ये शुगर के बाद फास्फेट, फास्फेट के बाद फिर आपका शुगर से फिर ये बेस जुड़ा। तो इस तरह से जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है, रफ स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, ये स्ट्रक्चर जो बना है एकदम सेम आप देख रहे हैं। बांस की जो गांव में बांस की जो सीढ़ी होती है सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीढ़ी बांस की, बीच में इसमें स्टेप है जिसको हम लोग पावदान कहते हैं। पावदान पर हम लोग अपना पैर रखकर सीढ़ी पर आगे की ओर ऊपर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर बना है। तो सेम स्ट्रक्चर डीएनए की अगर हम बात करें तो एकदम बांस के सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो बांस होता है वह शुगर, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, वह फास्फेट और शुगर से मिलकर बना होता है। बांस की सीढ़ी के जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बांस की सीढ़ी के जैसा होता है। तो बांस का जो सीढ़ी है वो हम लोग जो स्ट्रैंड, यहाँ डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तो वह शुगर और फास्फेट से मिलकर बना है। अगर हम स्टेप की बात करें, बांस की सीढ़ी के बीच में जो डंडे लगे हैं उसकी अगर हम बात करें तो वह नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप नाइट्रोजनी बेस, यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस जिस पर हम लोग पैर रख के आगे की ओर चढ़ते हैं, ऊपर छत पर जाते हैं। तो ये
जो है स्टेप जिसको हम लोग कहते हैं, जो यह स्टेप जो है वो नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया कि बांस में 2 सीढ़ियाँ हैं और बांस में एक सीढ़ी में 2 बांस हैं और नाइट्रोजनी बेस स्टेप के रूप में बीच में काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड हो गया, एक आपका एक बांस जो है एक स्ट्रैंड के काम कर रहा है, दूसरा जो बांस है वो दूसरा स्ट्रैंड का काम कर रहा है। तो इस तरह से यह डबल हेलिक्स बोला जाएगा। और यह जब डबल हेलिक्स आप बोल देते हैं इसको, तो इस तरह से जो सर्पिलाकार इसका स्ट्रक्चर है, दोनों हेलिक्स एक दूसरे के ऊपर लिपट कर इस तरीके से संरचना बनाते हैं। रफ डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया, अभी हम आपको ओरिजिनल डायग्राम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो रफ डायग्राम है, इस रफ डायग्राम से यह आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो डीएनए का हेलिक्स है डबल हेलिक्स है और दोनों हेलिक्स एक दूसरे के ऊपर सर्पिलाकार, सर्प के आकार, सर्पिलाकार आकृति में एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं। इस संरचना को हम लोग द्विकुंडलनी संरचना या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी खोजकर्ता के विषय में। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक 2 थे। वाटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे, 1962 में इन्होंने वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स जो संरचना है, उसके विषय में इन्होंने चर्चा किया और इस पर खोज किया। और इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इन 2 वैज्ञानिकों ने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत किया। इस खोज के लिए, इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया कि डबल हेलिक्स में जो हेलिक्स है, हेलिक्स का जो संरचना है, हेलिक्स में मैंने बताया कि बांस के जैसा है। तो जो बांस सीढ़ी में जो दोनों बांस किनारे पर लगे हुए हैं, वह आपका शुगर और फास्फेट से मिलकर बना है। 2 हेलिक्स हैं, दोनों तरफ हैं। तो आप उसके बीच में जो नाइट्रोजनी क्षार है, उसके बीच में जो नाइट्रोजनी क्षार हैं और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में बॉन्डिंग होती है और एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स और दोनों हेलिक्सों के बीच में जो नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी बेस के बीच में बॉन्डिंग होती है। इससे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा पिरीमिडीन। इनको भी क्लासिफाई किया गया है। और प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन है और उसके बाद पिरीमिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है। और ये 5 नाइट्रोजनी बेस हैं। 5 नाइट्रोजनी बेस जो हैं, आप जानते हैं 5 नाइट्रोजनी बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये डीएनए में होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और वही आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारों में डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल होता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि आरएनए में यूरेसिल के स्थान पर, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, तो आप बताएंगे यूरेसिल। दूसरा क्वेश्चन आएगा डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है, तो आप बताएंगे थायमिन होता है। इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। आरएनए डीएनए में अंतर भी आता है, तो अंतर में भी आप बता सकते हैं कि थायमिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी बेस में अंतर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ थायमिन एडेनिन का मैंने स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है। थायमिन और एडेनिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है आपके डायग्राम में। डॉटेड लाइन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये सिंबल है। डॉटेड लाइन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और ये अपेक्षाकृत कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है। और तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 ठो हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये थायमिन और एडेनिन के बीच यह बताता है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ही ये जो नाइट्रोजनी बेस, जो बांस के स्टेप की हम बात कर रहे थे डीएनए के हेलिक्स में, उदाहरण के द्वारा मैंने बांस का सीढ़ी का एक उदाहरण लिया है डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। तो उसमें मैंने स्टेप की जो बात की वो नाइट्रोजनी बेस मैंने बताया आपको। और वो नाइट्रोजनी बेस जो हैं दोनों
हेलिक्स से नाइट्रोजनी बेस को बॉन्डिंग के द्वारा बांधे रहता है, और वह बॉन्डिंग के द्वारा जब बांधे रहता है तो उसमें एडेनिन और थाइमिन और एडेनिन के बीच में जो हाइड्रोजन बांड है वह डबल बांड है, और वह डबल बांड जो है हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है इस केमिकल स्ट्रक्चर के द्वारा। लेकिन डीएनए का जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो वहाँ केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला का यूज नहीं होता है। ए लिखेंगे हम और यहाँ पर टी लिखेंगे, और ए और टी के बीच में हम लोग डबल बांड लगाएंगे। इस तरीके से आप डीएनए के स्ट्रक्चर में देखने को आपको मिलेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन के बीच में यहाँ देख रहे हैं डॉटेड लाइन का 3 बॉन्ड बना हुआ है, और तीनों बॉन्ड जो है यहाँ पर यह प्रदर्शित करते हैं कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हम सी लिखेंगे, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगाएंगे गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और कहने का ये तरीका कि ट्रिपल बॉन्ड है ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनता है। अब नाइट्रोजनी बेस के बीच में अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हेलिक्स बनता है। और हेलिक्स में नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे से क्रमशः एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ शुगर फास्फेट, यहाँ हेलिक्स ऐसे आप बनाएंगे इस तरीके से जैसा डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से आप ये हेलिक्स बना लेंगे। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एकदम आसान तरीका है डबल हेलिक्स का। अब डबल हेलिक्स के जो छोर होते हैं एकदम अपोजिट होते हैं। यहाँ पर इसको प्रदर्शित करते हैं 3 डैश से। इसका एक छोर 3 डैश होता है, दूसरा 5 डैश होता है। इसी तरीके से दूसरा वाला एकदम उल्टा होता है, जहाँ 3 डैश है वहाँ 5 डैश लिखेंगे। यह छोरों को इंडो को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। 5 डैश से फिर 3 डैश में आएगा। और ये मैंने अभी बताया कि जो हेलिक्स है वो शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। बीच बीच में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट, ऐसे करके ये पूरा बना रहेगा। फिर यहाँ शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट के बीच में, यहाँ शुगर फास्फेट के बीच में ऐसे बना रहेगा। तो इसके बीच में यहाँ इसकी जो बीच की दूरी है वो 20 एंगस्ट्राम होती है। हाफ करेंगे, ये सेंट्रल बनाएंगे इसका, तो दोनों एंडो के बीच में, दोनों डबल हेलिक्स संरचना के बीच में अगर हाफ हाफ करेंगे तो एक के बीच की दूरी, ये इसको एक्सियल सेंटर बोलेंगे, तो इसके बीच की जो दूरी है 10 एंगस्ट्राम है। यहाँ इसके बीच की दूरी 10 एंगस्ट्राम। टोटल डीएनए के हेलिक्स का अगर चौड़ाई की बात करें हम लोग तो 20 एंगस्ट्राम होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड का ये संरचना है 34 एंगस्ट्राम होता है। और इसके बीच में नाइट्रोजनी क्षार की अगर हम बात करें तो जो हेलिक्स का जो स्टेप बनता है वो नाइट्रोजनी क्षारों के द्वारा बनता है। यहाँ पर मैंने अभी स्पष्ट किया है कि थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो थाइमिन और एडेनिन के बीच में, यहाँ पर थाइमिन और एडेनिन के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड देख लेते हैं, एडेनिन और थाइमिन। और इसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से पूरी हेलिक्स में आप ऐसे दिखा सकते हैं। मैंने 2 आपको दिखाया है, आप 4, 6, 10 तो इस तरीके से दिखा सकते हैं स्टेप को। और ये हेलिक्स संरचना में यह क्लियर हुआ कि शुगर और फास्फेट से ये हेलिक्स बनता है। और उसके बीच जो स्टेप होते हैं वो प्यूरिन और pyrimidine क्षारकों के द्वारा स्टेप का निर्माण करता है। और यह डीएनए का जो हेलिक्स है एक दूसरे के ऊपर लिपट कर एक सर्पिल आकृति का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको द्विकुंडली संरचना या सर्पिलाकृत आकृति बोला जाता है। डबल हेलिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। वाटसन और क्रिक को इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और इसके बाद डीएनए का महत्व हम लोग देख लेते हैं। डीएनए आप जानते हैं अनुवांशिक सूचनाओं का कलेक्ट करने वाला एक स्टोर रूम होता है। डीएनए के अंदर ही आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करने की क्षमता होती है। और जीन्स जो होते हैं डीएनए को बनाते हैं, और ये आनुवांशिक सूचनाओं को, आनुवांशिक संकेत सूचनाओं को अपने पास कलेक्ट किए रहते हैं। यानी कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं डीएनए आनुवांशिक जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर करने का एक स्टोर रूम है, जो जेनेटिक्स के द्वारा, आनुवांशिकी के द्वारा, जिसको हम लोग ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और एक प्रोसेस होता है वंशागत
एक जनरेशन A1 मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस जीन्स से बने हुए डीएनए के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और उसके बाद दूसरा महत्व ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और उसके बाद डीएनए जो होता है आरएनए का संश्लेषण करता है, और आरएनए जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीएनए जो होता है वो पर्याप्त रूप से अस्थायी होता है। और आप जानते हैं यह संपूर्ण रूप से, अगर कुल कंक्लूजन सबका अगर मतलब हम आपको बताएं तो कुल मिला के कहने का मतलब इतना ही है कि आनुवंशिक सूचनाओं का स्टोर रूम जो है वो डीएनए ही होता है। ओके, आज के लिए इतना ही।